एक ऐसी बीमारी की कल्पना करें जो धीरे धीरे आपके शरीर की मांसपेशियों को कमजोर करती जाती है और दशकों तक डॉक्टर बस इतना ही कह पाते थे कि हम इसके लक्षणों को संभालने में मदद कर सकते हैं पर रोक नहीं सकते। आज हम एक ऐसी ही बीमारी पर बात करने वाले हैं, FSHD, जिसके इतिहास में अब एक नया उम्मीद भरा अध्याय लिखा जा रहा है। जी, सालों तक मरीजों को बस यही कहा जाता था कि आपको इसके साथ जीना सीखना होगा। बिल्कुल। और आज की हमारी पड़ताल का विषय यही है, फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या छोटे में कहें तो FSHD। ये एक जेनेटिक बीमारी है और हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे जीन और सेल थेरेपी में हुई नई खोजें इस बीमारी के इलाज में एक क्रांति ला रही हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा मोड़ है। कई सालों तक FSHD का मतलब था बस किसी तरह बीमारी के साथ जीना सीखना, लेकिन अब इतिहास में पहली बार असल में बीमारी की जड़ पर हमला करने के इरादे से इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुके हैं। तो ये सिर्फ लक्षणों को संभालने से इलाज की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, ये एक वैचारिक बदलाव है। ठीक है, तो चलिए इसे बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। FSHD आखिर है क्या? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें मांसपेशियों में धीरे धीरे कमजोरी आती है, खासकर चेहरे, कंधों और बाजुओं में। जी बिल्कुल सही। और इसकी वजह बायोलॉजिकल स्तर पर बहुत ही अनोखी है। हम सबके शरीर में DUX4 नाम का एक जीन होता है। आमतौर पर हमारे शुरुआती विकास के बाद ये जीन एक तरह से सो जाता है, ऑफ हो जाता है। अच्छा। लेकिन FSHD वाले लोगों में एक जेनेटिक गड़बड़ी के कारण ये जीन ऑन हो जाता है और उन जगहों पर लगातार एक्टिव रहता है जहां इसे नहीं होना चाहिए। तो मतलब मांसपेशियों में कमजोरी, थकान, हाथ उठाने में दिक्कत, ये सब सिर्फ उस एक जीन के गलती से ऑन हो जाने की वजह से होता है? जी, वही मूल कारण है। जब ये DUX4 जीन एक्टिव होता है तो ये कोशिकाओं के लिए जहरीला प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन एक तरह से सेल के अंदर तबाही मचा देता है, जिससे कोशिकाएं मर जाती हैं। और अब तक के इलाज सिर्फ इन लक्षणों को कम करने पर ही ध्यान देते थे, उस स्विच को वापस ऑफ करने पर नहीं। सही बात है, लेकिन अब यही बदल रहा है। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोत 2025 को FSHD के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण साल बता रहे हैं। ऐसा क्यों? इसकी वजह यह है कि दशकों की लैब रिसर्च के बाद अब हम उन थेरेपीज को सीधे मरीजों पर टेस्ट होता हुआ देख रहे हैं। ये लैब से क्लिनिक तक की एक बहुत बड़ी छलांग है, और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो ये है कि हम किसी एक इलाज की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब एक साथ कई इलाज टेस्ट हो रहे हैं? बिल्कुल, कई अलग अलग तरह के इलाज, और हर थेरेपी का बीमारी से लड़ने का अपना एक अनूठा तरीका है। कई अलग अलग एंगल। चलिए इसे और करीब से देखते हैं। पहला ट्रायल जिसका जिक्र है वो है रेस्टिम। इसकी रेस्टिम L सेल थेरेपी, गर्भनाल से मिली स्टेम कोशिकाओं का उपयोग। ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, और इसका दृष्टिकोण बहुत आकर्षक है। ये एक रीजेनरेटिव सेल थेरेपी है। मतलब इसका मकसद सिर्फ हो रहे नुकसान को रोकना नहीं, बल्कि शरीर को मांसपेशियों की मरम्मत करने और उन्हें फिर से बनाने में मदद करना है। तो ये बाहर से पैच लगाने जैसा नहीं है, बल्कि बिल्कुल, ये शरीर के अपने मरम्मत तंत्र को फिर से चालू करने जैसा है। 8 दिसंबर 2025 को पहले मरीज का इलाज किया गया। वाह। और यह FSHD के लिए दुनिया का पहला रीजेनरेटिव सेल थेरेपी ट्रायल है। तो एक तरीका है मांसपेशियों को फिर से बनाना। दूसरा क्या है? EP321। इसे एपिजेनेटिक थेरेपी कहा गया है। जी, अगर रीस्टेम पुनर्निर्माण के बारे में है तो EP321 सीधे समस्या की जड़ पर हमला करने के बारे में है। जड़ पर मतलब उस DUX4 जीन पर? एकदम। यह थेरेपी सीधे उसी DUX4 जीन को निशाना बनाती है जो ऑन स्थिति में फंसा हुआ है। इसका लक्ष्य उस स्विच को ढूंढकर उसे प्रभावी रूप से ऑफ करना है, ताकि वो जहरीला प्रोटीन बनाना ही बंद कर दे। जीन को ही शांत कर देना। अगर ये काम करता है तो ये तो बीमारी को जड़ से खत्म करने जैसा होगा। बिल्कुल, अगर ये सफल होता है तो ये बीमारी के मूल कारण का इलाज करने वाली पहली थेरेपी हो सकती है। और तीसरी थेरेपी AOC1020, इसे IV मतलब नस के जरिए दी जाने वाली मॉलिक्यूलर थेरेपी बताया गया है। ये कैसे अलग है? यह भी DUX4 पर ही केंद्रित है, लेकिन इसका तंत्र थोड़ा अलग और ज्यादा सूक्ष्म है। इसे ऐसे समझिए कि DUX4 जीन अपना संदेश RNA के जरिए भेजता है, जो फिर हानिकारक प्रोटीन बनाता है। AOC120 उस RNA संदेश को ही निशाना बनाता है। अच्छा।
तो यह जीन को पूरी तरह बंद करने के बजाय उसके हानिकारक संदेश की आवाज को कम करने की कोशिश करता है। तो ये स्विच को ऑफ करने के बजाय वॉल्यूम को म्यूट करने जैसा है। एकदम सही एनालॉजी है। इसका लक्ष्य जीन की गतिविधि को बहुत निचले स्तर पर लाना है ताकि मांसपेशियों को और नुकसान से बचाया जा सके। तो अब हमारे पास 3 अलग-अलग रणनीतियां हैं: पुनर्जनन, जीन को शांत करना और आणविक दमन। जी, एक ही दुश्मन पर 3 अलग-अलग दिशाओं से हमला करने जैसा, जिसे जीतने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है ना? सही बात है। लेकिन इस तरह की तेज प्रगति सिर्फ अपने आप तो नहीं होती। अचानक इतने सारे ट्रायल्स एक साथ कैसे शुरू हो गए? स्रोत एक बड़े नाम का जिक्र करते हैं, चिप विल्सन। 1 मिनट, लुलुलेमन के संस्थापक, स्पोर्ट्सवेयर बनाने वाली कंपनी का इस जेनेटिक बीमारी से क्या लेना देना? हाँ, और ये कहानी इस पूरी क्रांति का, आप कह सकते हैं, दिल है। चिप विल्सन सिर्फ एक अरबपति दानदाता नहीं है, वो खुद FSHD के साथ जी रहे हैं। उन्होंने इस बीमारी की चुनौतियों को व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है। अच्छा। और उन्होंने सिर्फ इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद बदलाव लाने का फैसला किया। उन्होंने $100 मिलियन का दान दिया और सॉल्व FSHD नाम का एक संगठन शुरू किया। $100 मिलियन? और उनका मिशन भी बहुत महत्वाकांक्षी है। 2027 तक FSHD का इलाज खोजना। ये तो एक बहुत ही आक्रामक समय सीमा लगती है। बिल्कुल, और यही इसकी ताकत है। विल्सन ने जो किया उसे वेंचर फिलैंथ्रोपी कहते हैं। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं दिया, उन्होंने एक तरह से रिसर्च पोर्टफोलियो बनाया। बिल्कुल। RESTM, EP321, AOC 1020, ये 3 अलग-अलग दांव हैं। एक मांसपेशियों को बना रहा है, दूसरा जीन को चुप कर रहा है और तीसरा उसके संदेश को रोक रहा है। तो इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति के जुनून और संसाधनों ने एक पूरे रिसर्च फील्ड को नई ऊर्जा दे दी है। हाँ, और इससे न सिर्फ पैसा आया, बल्कि पूरे रिसर्च समुदाय में एक तात्कालिकता और एक स्पष्ट लक्ष्य की भावना भी आई है। चलिए, अब इसे उन लोगों से जोड़ते हैं जो FSHD के साथ जी रहे हैं। इतने सालों तक उनके लिए तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब उनके लिए क्या बदल रहा है? ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। सोचिए, सालों से मरीज और उनके परिवार सिर्फ ये सुनते आए हैं कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, पर इसे ठीक नहीं कर सकते। और अब डॉक्टर और शोधकर्ता कह रहे हैं, हम इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रबंधन और सहायता जैसे शब्दों से इलाज और पुनर्जनन की ओर बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ शब्दावली का बदलाव नहीं है, ये उम्मीद का एक पूरा नया आसमान है। बिल्कुल। शोध बताते हैं कि अगले 5 से 10 साल इलाज के पूरे मंजर को बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग आज इस बीमारी के साथ जी रहे हैं, वे अपने जीवन काल में इन बदलावों को देख सकते हैं। निश्चित रूप से। अब जिन परिणामों की उम्मीद की जा रही है, वो पहले कल्पना से परे थे। बीमारी की गति का धीमा होना, मांसपेशियों की ताकत में सुधार और यहाँ तक कि खोई हुई मांसपेशियों का फिर से बनना, ये सब अब संभावित परिणाम माने जा रहे हैं। ये सिर्फ गिरावट को रोकने के बारे में नहीं है। नहीं, ये खोई हुई क्षमता को वापस पाने की संभावना के बारे में भी है। तो हमने एक ऐसी बीमारी से बात शुरू की थी जिसके लिए बहुत कम उम्मीद थी, और अब हम जीन साइलेंसिंग, सेल थेरेपी और मॉलिक्यूलर सप्रेशन के इंसानी परीक्षणों पर बात कर रहे हैं। ये प्रगति वास्तविक और ठोस है। जी, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात गति है। सालों की बुनियादी रिसर्च अब वास्तविक दुनिया के क्लिनिकल एप्लीकेशन में बदल रही है। स्रोत का संदेश स्पष्ट है, ये अब सिर्फ शोध नहीं है, ये प्रगति है। और सबसे बढ़कर ये उम्मीद है। हाँ, स्रोत का अंतिम वाक्य बहुत शक्तिशाली है। पहली बार हम सिर्फ FSHD से लड़ नहीं रहे हैं, हम शायद आखिरकार इसे हराने के राह पर हैं। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या? जैसे जैसे हम इस तरह की बीमारियों के लिए अनचाहे जीनों को ऑफ करने में बेहतर होते जा रहे हैं, और कौन सी आनुवांशिक बीमारियां जिन्हें कभी लाइलाज माना जाता था, अगली कतार में हो सकती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। ये तकनीक सिर्फ FSHD के लिए नहीं, बल्कि जेनेटिक मेडिसिन के पूरे भविष्य के लिए दरवाजे खोल सकती है। हम शायद एक ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जहां हमारे DNA को बदलना नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करना संभव हो जाएगा।